हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज़ ऑसम और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हमको कंप्लीट करना है 28 सितंबर और 29 सितंबर 2021 से जुड़े करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए फैक्ट। उससे पहले दिन की शुरुआत करते हैं बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल दोहे से। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। बिल्कुल सही बात है और ये चीज़ जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए कि सब कुछ धीरे धीरे होगी। अभी हालिया में कोविड के कारण वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, वैकेंसीज़ आना स्टार्ट हुई हैं। हमारे चैनल में वीडियोस डले हुए हैं, आप वहां से जा कर के आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डाल दी जाएगी उन वैकेंसीज़ की, तो आप उनके थ्रू भी जाकर देख सकते हैं और अपनी योग्यता अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश प्राइम नामक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन पहला है तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश, चांदीपुर, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है चांदीपुर। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका विस्तार। आकाश प्राइम की बात कर रहा है तो इसका परीक्षण स्थल हुआ चांदीपुर, उड़ीसा। विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अच्छा, इसमें विशेष क्या है? दुश्मन के मानव रहित हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट करना। इसके अलावा एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फीचर भी इसमें पाया जाता है। डीआरडीओ की बात कर लें, इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1958 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संबंधित मंत्रालय की बात कर ली जाए तो रक्षा मंत्रालय है। उत्तरदायी मंत्री की बात कर ली जाए तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ के प्रमुख कार्य की चर्चा कर ली जाए तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि रक्षा और अनुसंधान संबंधी जितने काम होते हैं वो ये संगठन करता है। लाइक बैमनिक शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणाली, इंस्ट्रूमेशन, मिसाइलें, उन्नत कंप्यूटिंग आदि कार्य जो है डीआरडीओ करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में आईसीआरए ने वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 0.1, 2, 5 और 0.5। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है 0.5। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो आईसीआरए ने कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 0.5 का। तो इसका पूर्व अनुमान क्या था? पूर्व अनुमान था 8.5%। नया अनुमान क्या हो गया? 9% हो गया। अच्छा, आईसीआरए का फुल फॉर्म देख लेते हैं तो हो गया इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना की बात कर ली जाए तो स्थापना वर्ष है 1991 में। मुख्यालय की बात कर ली जाए तो वो है गुरुग्राम में। गुरुग्राम जो है हरियाणा स्टेट में आता है। ठीक है, और ये रिलेटेड है एनसीआर के। ठीक है, संचालन की बात कर ली जाए तो मूडीज़ कॉरपोरेशन। चेयरमैन जो हैं, वर्तमान चेयरमैन आईसीआरए के, वो हैं अरुण दुग्गल जी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में आर वेंकट का निधन हो गया है। इनका संबंध किस विधा से था? लेखक, राजनेता, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक। तो इसका संबंध था फिल्म निर्माता। देखिए, पर डे हमारे चैनल से आपको करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए फैक्ट के वीडियोस डाले जाते हैं। इसके अलावा नई जॉब, नई वैकेंसीज जो आ रही हैं उससे संबंधित विवरण भी आपको इस चैनल के थ्रू प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर इसलिए करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं ये चैनल उन तक पहुँचे। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, मित्र, यार, भाई बहन, कुछ भी हो सकते हैं, तो ये उनके पास तक पहुँचे। और सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि आपको लगातार इस चैनल से जो इम्पोर्टेंट अपडेट हो रही हैं वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा आर वेंकट के बारे में थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। तो इनका संबंध जो था, फिल्म निर्माता थे ये, टॉलीवुड के किस भाषा में? मुख्यतः ये तेलुगु जो है लैंग्वेज में मूवीज़ तैयार किया करते थे।
अच्छा, कुछ जो प्रमुख इनकी फ़िल्में हैं उसमें महेश बाबू की बिजनेसमैन, एनटीआर की आंध्रा वाला, नागार्जुन, रवि तेजा, इनके साथ इनकी प्रमुख फ़िल्में थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त वे डिस्ट्रीब्यूशन हाउस आरआर मूवी मेकर्स के मालिक भी थे। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में नागालैंड के किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है खीरा, तरबूज, सेब और चावल। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है खीरा। ठीक है, थोड़ा समझिए। तो जीआई टैग अभी किसे मिला है? नागालैंड में मीठे खीरे को। ठीक है, किसके तहत? भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत। खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागालैंड में इस फल की 5वीं सबसे ज़्यादा खेती होती है और उत्पादन में तीसरे स्थान पर। अच्छा, नागा खीरे के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे हरे रंग के लिए जानी जाती है। यह पोटेशियम से भरपूर होता है, इसमें कम कैलोरी होती है। खीरा इस छोटे से राज्य का पहला उत्पाद नहीं है जिसे जीआई टैग मिला है। ध्यान यहाँ पे देना है आपको कि नागालैंड को इससे पहले भी जीआई टैग मिल चुका है। वो किसके लिए मिला है? पेड़ टमाटर और प्रसिद्ध नागा राज मिर्च के लिए। ठीक है, तो पहले किसके लिए मिला? पेड़ टमाटर के लिए। दूसरा किसके लिए मिल गया? प्रसिद्ध नागा राज मिर्चा के लिए। अब तीसरा किसके लिए मिल गया? तो तीसरा मिल गया नागा खीरा के लिए। तो नागालैंड से ये तीनों बिलोंग करते हैं। भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के बारे में अगर समझ ले तो ये कहता है कि जीआई टैग है क्या। सरल भाषा में आपको समझना ये होगा, जैसे खीरे की बात कर ली जाए तो खीरा जो है पूरे भारत में मिल रहा है, पूरे भारत में इसकी पैदावार की जा रही, लेकिन एक ख़ास प्लेस में ख़ास किस्म की का वो होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है। तो उस प्लेस, चूँकि उस प्लेस से बिलोंग करता है और वही चीज़ अगर किसी और प्लेस में जाती है तो अपनी सीरत बदल देती है। तो इस कारण किसी खास प्लेस में उगने वाले खास प्रोडक्ट को वहाँ का जीआई टैग दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी किताबी भाषा की बात कर ली जाए तो जीआई टैग एक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उन गुणों या प्रतिष्ठा से होती है जो उस मूल के कारण होती है। ठीक है, कौन देता है? तो जीआई टैग देता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। कब से? 13 सितंबर 2003 से। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जो है चेन्नई, तमिलनाडु में है। पहला भारतीय पदार्थ कौन सा था जिसे जीआई टैग मिला? तो मिला दार्जिलिंग चाय 2004। अब तक कितनों को मिल चुका है? लगभग 325 उत्पादों को मिल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है अमित शाह। ठीक, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो वो संबोधित किया अमित शाह जी ने। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अच्छा, विशेष क्या था कि यह सम्मेलन भारत का पहला ऐसा सहकारी सम्मेलन था जो वैश्विक मंच पर भारतीय सहकारिता को गति देने और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अच्छा, सम्मेलन के आयोजक कौन थे? आयोजक में है इफ़को। ठीक है, उसके बाद आप अमूल को देख सकते हो, नेफेड को देख सकते हो। ठीक है, ये सभी इसके जो थे प्रमुख आयोजक थे। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में योगदान देने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों और विभिन्न सहकारी क्षेत्रों के 2100 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। तो आप देख पा रहे हो, एक तरफ गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन को फोकस कर रही है, दूसरी तरफ वो यह भी समझ रही है कि सहकारिता की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आयोजित F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो आपके पास ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वर्स्टपेन, डैनियल रिकार्डो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। चलिए आगे चल देते हैं, देख लेते हैं। तो F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। ये किस खेल से संबंधित है? यह फार्मूला 1 कार रेस से संबंधित है। कहाँ आयोजित हुआ? सोची ऑटोड्रोम में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये जो कुछ था ये ग्रैंड फिनाले के बारे में हो गया। लुइस हैमिल्टन के बारे में देख लेते हैं। तो ये मर्सिडीज़ ग्रेट ब्रिटेन ने F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है।
यह उनकी 100वीं ग्रांड प्रिक्स है, ठीक है ना। यह हैमिल्टन के सीज़न की पहली जीत थी और जुलाई में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत थी, ठीक है। मैक्स वेस्टोपेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कार्लोस सैज जूनियर फेरारी स्पेन और उसी ग्रांड प्रिक्स 2021 में तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में कमला भसीन का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से था? तो आपको बताना किस विधा से था। ऑप्शन है पत्रकारिता, लेखिका, राजनेता, महिला अधिकार कार्यकर्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महिला अधिकार कार्यकर्ता, ठीक। तो ये जो है ये पिक है कमला भसीन जी की है, ठीक है। संबंध किससे है? महिला अधिकार कार्यकर्ता से है। लेखन विषय इनका क्या था? प्रमुख लेखन विषय था विशेष रूप से लिंग सिद्धांत और नारीवाद था, ठीक है। दोस्तों हमारे इस चैनल में पर डे करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए फैक्ट के साथ साथ जो अपकमिंग भर्तीज़ हैं, जो आ चुकी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बनाई जाती है। आप जाकर देख सकते हो कि वर्तमान में कौन कौन सी वैकेंसी है, उनका विवरण क्या है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उन वैकेंसीज़ के जो लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डले हैं। आप डायरेक्ट चैनल में भी जाकर के उन वैकेंसियों के बारे में देख सकते हो, उसका पूरा विस्तार डाला हुआ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 29 सितंबर 2021 के। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया या जाएगा? 29 सितंबर, 5 अक्टूबर, 25 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने कॉमन सेंस लगाया होगा, चूँकि आज 29 तारीख है, तो इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? क्या होगा मोस्ट पॉसिबल आंसर? तो आंसर हो गया 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कब है? 29 सितंबर को है। शुरुआत कब हुई? सन 2000 से हुई। उद्देश्य क्या है? हृदय से जुड़ी बीमारियों तथा उसे स्वस्थ रखने के संबंध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति को बम धमाके में उड़ा दिया गया। इस धमाके की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? जैसे मोहम्मद, तहरीक तालिबान, ISIS खुरासान, बलोच रिपब्लिक आर्मी, BRA। अच्छा, कंडीशन लगभग हर जगह ही होती है सेम। अब इसको क्या कहा जाए? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब कोई देश वहाँ के राष्ट्रपिता को उतना सम्मान नहीं दे पाता, ठीक है। और लगभग ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके समर्थक भी होते हैं, ठीक है। ये तो सबका अपना वो है, व्यक्तिगत विचार है, बट नैतिक नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन का इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। किसने ली जिम्मेदारी? बलोच रिपब्लिकन आर्मी ने ली। यह मूर्ति कहाँ थी? बलूचिस्तान प्रांत के तटीय शहर ग्वादर में थी। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा देख लें। तो इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1876 कराची में। एज अ प्रधानमंत्री इनका जो कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 था। इनका उपनाम जो था कायदे आज़म, महान नेता जिसको हिंदी में कहेंगे, और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता। अच्छा, राजनीतिक पार्टी की बात कर दी जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग जो थी इनकी पार्टी थी। विशेष की बात कर ले तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। प्रमुख कार्यों की अगर बात कर ली जाए तो लखनऊ समझौता 1916, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा एवं सुशासन के लिए 14 सूत्री संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा। लाहौर प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया। चलिए आगे। हाल ही में T20 फॉर्मेट में 10,000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस मॉरिस, बुमराह, पोलार्ड, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो जो लोग क्रिकेट से जुड़े होंगे और जो लोग पर डे क्रिकेट देखते होंगे जब वो स्टार्ट होता है, तो लोग तो इन तीनों को पहचानते होंगे बखूबी। क्रिस मॉरिस, बुमराह और पोलार्ड,
ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है पोलार्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? पोलार्ड। तो पोलार्ड ने T20 फॉर्मेट में 10,000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अच्छा, हमने आपको ये भी बताया था कि विराट कोहली ने भी अपने 10,000 रन पूरे कर लिया, बट उनके साथ विकेट नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। T20 फॉर्मेट में 10,000 रन प्लस 300 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी पोलार्ड हो गए, मुंबई इंडियंस की तरफ से। पोलार्ड मूलतः जो हैं वेस्ट इंडीज़ कंट्री को बिलोंग करते हैं। आप ये पोलार्ड की पिक भी देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चित कन्हैया कुमार ने किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है? ये एग्ज़ाम के व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चूँकि ये पॉलिटिकल आप कह सकते हो इन्फ्लुएंस से है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है आपके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और जनता दल। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका किस राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का इनका निर्णय है। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये किस में शामिल हो रहे हैं? ये शामिल हो रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। ठीक है, तो इससे पहले किस में थे? तो ये इससे पहले थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे। इनका स्थान जो है बेगूसराय बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, मीडिया में इनसे जुड़े हुए या हर जगह बाकी जगह भी कुछ कन्हैया कुमार से जोड़कर विवादित नारे रखे जाते हैं। वो हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो ये सब आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लो क्योंकि इससे इंटरेस्ट बढ़ता है। अच्छा, इनकी किताब क्या है? तो इनकी किताब है बिहार से तिहार। ठीक है, तो ये अच्छा कुल मिला के ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि अगर आपको किताब उताब लिखना है तो जेल जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब तक जेल नहीं पहुँचे तब तक किताब नहीं लिख पाए। ठीक है, तो बिहार से तिहार तक। ठीक है, पहला चुनाव जो है इन्होंने 17 लोकसभा के लिए भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था और परिणाम क्या हुआ? परिणाम में ये पराजित हो गए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को किस बैंक में मर्ज किया गया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SDFC बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसका राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार समझ लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 1943 को लाहौर, अविभाजित भारत में। मुख्यालय वर्तमान में गुरुग्राम में है। प्रकार सार्वजनिक प्रकार है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, 1950 में स्थापना हुई, कोलकाता में मुख्यालय है, राष्ट्रीयकृत बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की बात कर ले तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1894 में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इलाहाबाद बैंक की बात कर ले तो 24 अप्रैल 1865 में हुई स्थापना, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इंडियन बैंक की बात कर ले तो 15 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई, चेन्नई में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में FIDE वर्ल्ड वुमेन चेस चैम्पियनशिप के दूसरे दौर का खिताब किसने जीता है? R वैशाली, सबरीन वेगा गुटिरेस, D हारिका, भक्ति कुलकर्णी। क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है R वैशाली। ठीक है, तो R वैशाली ने अभी FIDE वर्ल्ड वुमेन्स चेस चैम्पियनशिप के दूसरे दौर का खिताब जीता है। किसने जीता? R वैशाली ने। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? भारत से बिलोंग करती हैं। किसको हराया? स्पेन की सबरीन वेगा गुटिरेस को हराया। कितने से? 2-5, 1-5 से। अगला मुकाबला आर्मेनिया से। चलिए, ये रहा हमारा 28 सितंबर और 29 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और उससे फैक्ट। देखिए, वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन यदि आपको सही समय में मालूम नहीं हो पाएगा, अगर आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपकी तैयारी व्यर्थ। तो इसलिए आप नज़र बना के रखिए कि कौन सी वैकेंसी आ रही है
हमारे चैनल में वीडियो भी डले हुए रहते हैं। अगर कोई वैकेंसी आती है तो हम लोग तत्काल, हमारी टीम तत्काल ये कोशिश करती है कि वो आप तक पहुँचे। वर्तमान में कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। उन वैकेंसियों के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके शेयर करने और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले समय में हमने काफ़ी वैरायटी सोची हुई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।